अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने ये समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान इस लार्जर बेंच का हिस्सा थे। फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल कर दिया गया, जबकि जस्टिस मुसरत हिलाली ने 5 जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, बलोचिस्तान, केपी और पंजाब हुकूमत ने अपीलें दायर कर रखी थी। इस फैसले के हवाले से सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर डिटेल में बात करते हैं। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला 5-1 के तनासुब से मुअत्तल किया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसला देते हुए रियासत को बड़े बहरान से बचा लिया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और 1976 के तहत हजारों सिविलियंस का मिलिट्री लॉ के तहत ट्रायल हो चुका है। ये तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक थी। ट्रायल रोकने का मतलब था कि 70 साल से गलत सजाएं दी जा रही थी और हजारों ट्रायल गलत हुए। फैसला वापस न होता तो नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता, जिससे पाकिस्तान की जड़ें खोखली हो जाती। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने वाली अदालत उज़्मा खुद ही 2014, 2015 और 2017 में इन ट्रायल्स को कानूनी करार दे चुकी है। आर्मी एक्ट के तहत फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ड्यू प्रोसेस करार दिया। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब मौजूद हैं और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट हाफिज एहसान खोकर साहब ने, माहिर कानून हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी कि अगर हम मिलिट्री कोर्ट्स की बात करें तो कहा जाता है कि वहाँ पर स्पीडी ट्रायल्स होते हैं और सज़ाएं सुनाई जाती हैं, जबकि जो दूसरा तबका है वो ये मौक़िफ़ रखता है कि अगर कोई सिविलियन है तो उसका केस सिविलियन अदालतों में चलना चाहिए। और आज भी अदालत ने फैसला किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स दोबारा से बहाल होंगी, वहाँ पर केसेस चलेंगे। क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से आप? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही फैसला है। कानून के मुताबिक, आईन के मुताबिक ये जब हम बात करते हैं ये तमाम सिविलियन की बात नहीं होती, मगर इस पर्टिकुलर सिविलियन जो कि खास चार्जेस कोई 5 किस्म की है, उसमें वो कोई एक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कैंटोनमेंट के ऊपर हमला करते हैं, तो फिर तो उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ही उनका वो होगा। और ये कानून कोई नया नहीं है, जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया पिछले 70 ईयर से ये है। दुनिया में भी ये 50 के करीब मुल्कों में यही कानून राइज है और इसमें जो तरक्की याफ्ता ममालिक है जैसे अमेरिका, उसमें भी ये कानून लागू है। तो ये जो इस किस्म के जजेस है जिन्होंने ये फैसला दिया था, मैं तो कहता हूँ कि इनका भी मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी को जॉपर्डाइज करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को मिस इंटरप्रेट करते हैं। इनका जो है इस तरीके से तो ये कानून आईन का जो है मजाक बन जाएगा। जैसे आपके इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके ऊपर कितने 100 कितने हजार लोग जो है वो ट्राई हो चुके हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में बाकायदा वही प्रोसीजर होता है जो सिविलियन कोर्ट्स में है, लेकिन उसमें वो टाइम जिस तरीके से ये वकला गेन करते हैं उनको ये नहीं होता, बल्कि वहाँ पर फैसले इंसाफ से होते हैं। ठीक है, स्पीडी ट्रायल यहाँ पर जो है वो आमतौर पर होता है। ब्रिगेडियर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। हाफिज एहसान साहब, 2 कानूनी नुक्ते हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। पहला तो ये कि एतराज़ात यहाँ पर सामने आए थे। एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने एतराज़ किया था। इख्तियार की गई है, वो उसका अंदाज़ा उसी वक्त से हो गया था जब ये पहला ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर
एक्ट जो है उसे एंडोर्स किया गया था, तो बुनियादी तौर पर ये फैसला हो गया था कि वो सारा एजेंडा किया कि भी चलो ये चूंकि इस तरह की सिचुएशन है कि अच्छा ये सर, आप इसमें जैसा कि आर्मी पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था, लेकिन जो लिस्ट तैयार की गई थी जो कि 9 मई में मुलविस थे, उनके हवाले से कहा जाता है कि वो हसास इलाकों में दाखिल हुए, वहाँ पर जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की, इसलिए उनका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। देखिए ये बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। हसास इलाकों में किसी का जाना, एहतजाज करना, ये एक और बात है। तनसीबात पर हमला करना ये दूसरी बात है। ये यानी जो जिसका कहा जा रहा है ना कि ये जो कमांडर, ये जिना हाउस जिसे कहते हैं, ये बेसिकली उसका घर है वहाँ के ये जो कोर कमांडर का, वहां तक लोगों का जाना मुमकिन ही नहीं था और बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। और दूसरा ये है कि इसे तनसीबात नहीं कहा जाता, यानी ये बात। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब ये श्राउडेड अंडर मिस्ट्री है, क्योंकि इससे पहले ये चल रहा था सिलसिला के जब ये गिरफ्तार करना चाहते थे इमरान खान को, तो उस वक्त बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आई थी और वो बेबस हो गई थी जो सिविलियन फोर्सेस थी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। तो उसके बाद ये सोचा जा रहा था और खुद ख्वाजा वो जो साहब है वो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि जी इनका बंदोबस्त होने वाला है, इनका तो वो तयशुदा प्रोग्राम था कि अब इनको इस तरह की सूरत हाल। बहरहाल इस हवाले से बहुत सी आरा मौजूद हैं, लेकिन अहम यही है कि अब ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब मौजूद थे, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बात कर लेते हैं। अब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात 2024 के लिए पार्टी टिकटों की तकसीम के लिए कराची के 3 अजला मलीर, किमाड़ी और कराची गरबी से दरखास्त गुजार उम्मीदवारों को बिलावल हाउस तलब कर लिया है, जबकि केपी में बिलावल भुट्टो जरदारी ने वर्कर्स कन्वेंशन का आगाज पहले से ही कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर रखा है। हतमी हल्काबंदियों के बाद आइंदा 1-2 रोज में इलेक्शन शेड्यूल भी जारी होने का इम्कान है। सियासी जमातों ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जहां पीपल्स पार्टी पार्लिमानी बोर्ड को मलीर, किमाड़ी और गरबी अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी रखे हुए है। मलीर, किमाड़ी और कराची गरबी से पीपल्स पार्टी को 25 नशिस्तों के लिए 100 से ज्यादा दरखास्तें वसूल हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी बोर्ड में सईद गनी, अब्दुल कादिर पटेल, मुराद अली शाह शामिल हैं। मलीर, किमाड़ी, गरबी अजला के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के बाद पार्लिमानी बोर्ड फैसला करेगा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी बोर्ड ने सिंध के बेशतर अजला के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया है और इंतखाबात का शेड्यूल आते ही उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के भी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास जारी हैं, जिनकी सदारत मियां नवाज शरीफ खुद कर रहे हैं। इसके अलावा नवाज और इलेक्शन सेल के सरबराह साकदार भी शामिल हैं। 8वां पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ है, जिससे मियां नवाज शरीफ ने खिताब भी किया। उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी, ना कोई एविडेंस है। वो सजा देना चाहते थे, मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे। जब कुछ नहीं मिला तो अकामा निकाल लिया। सिलसिलीन माफिया कह रहे हैं, गॉडफादर कह रहे हैं। आप कहाँ से लोग साजिशी अनासर रोज शाम को दुकानें लगाते थे, हमारे खिलाफ जो जहर है वो उगलते थे, झूठ बोलते थे। जो दुख हमें दिए गए हैं उसका कोई मुदावा है। मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। तो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि मैं इंतकाम लेने नहीं आया, लेकिन हिसाब तो होना चाहिए। अगर हम शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें तो उन्होंने भी आज गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा सियासत से इत्तफाक नहीं करता, इसलिए इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। मजीद क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। आज मुल्क के सियासी हालात हैं, इसमें इलेक्शन कुछ नहीं देगा। एक बड़ी खराबी पैदा होगी, मैं उस खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैदान छोड़ने का मतलब एहतजाज होता है। जब मुझे ऐसा आदमी जो 35 साल से सियासत में अगर ये बात कर रहा है तो जरा उसको समझने की कोशिश करें मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। जो आज मुल्क की सियासत है, मेरा उससे इत्तेफाक नहीं है। सियासत इक़्तिदार के लिए जरूर होती है, लेकिन इक़्तिदार बराए इक़्तिदार नहीं होती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर हैं और वहाँ पर वो मुख्तलिफ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने पेशावर के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने एक तकरीब में शिरकत की थी और वहाँ पर भी उन्होंने नून लीग को आड़े हाथों लिया था और नवाज शरीफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। उनका क्या कहना था आपको वो भी दिखाते हैं।
चौथी बात, रिमोट कंट्रोल के थ्रू तो हुकूमत चलाया है ना, तो अब वो पांचवी बार चाहते हैं। जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब पांचवी बार बन के कौन सा तीर मारेगा? फरवरी 8 को ऐसा सरप्राइज दिलवाना है, ऐसे सरप्राइज दिलवाना है कि रायवंत को हमेशा से याद रहे। तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नज़ीर साहब, बताइएगा कि जिस तरह से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन जब मरियम नवाज खिताब करती हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी का जिक्र नहीं करती, तनकीद नहीं करती। इसके पीछे क्या है? क्या आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज क्यों नहीं पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रही? मुस्लिम लीग नून का वोट है वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसको कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि दोनों की अलग अलग मजबूरियां हैं और शायद वो अपने अपने ग्राउंड में इस तरह खेल रहे हैं कि वो निशाना बना रहे हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को, और इसलिए निशाना बना रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि जो इनका मुखालिफ वोट बैंक है, चाहे वो पीटीआई की तरफ चला गया या पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक जो है वो इनकी तरफ आ जाए। हो सकता है कि उनका ख्याल ये है कि उस वोट बैंक को वो एक्टिवेट कर पाएंगे। देखना यह है कि क्या ये उनके लिए मुमकिन है, क्या उस वोट बैंक को एक्टिवेट कर सकेंगे, क्या ये उस कारकर्दगी से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 16, 17, 18 महीने की जिसमें ये वजीर खारजा थे, तो क्या उसको भी वो मास्टर्स या वोटर ये समझेगा कि जनाब ये तो ऐसे ही थे। मतलब ये सारी सूरत हाल उस वक्त तो सब एक पेज पर भी थे, एक दूसरे के हक में बातें भी कर रहे थे, एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे थे, और अब एक दूसरे को बुरा एक दूसरे को नहीं कह रहे हैं बल्कि ये कह रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। मुस्लिम लीग नून का बोलना जो है वो पीपल्स पार्टी के वोटर को एक्टिवेट करना होगा, इसलिए वो बात नहीं कर रहे हैं। वो एक मौका नहीं दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का वोटर जो है, जो आराम से सो रहा है या आराम से सोता रहा है, वो उठ कर आ जाए कि जी वो देखें नून लीग वाले तो मुखालफत में आ गए। इसलिए वो इस पोजीशन में अपने आप को लाना नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक हमारे बोलने से ज्यादा हार्श होकर एक्टिवेट होगा, हमें उस तरफ जाना नहीं चाहिए, वो आराम से बैठे। लगारी साहब, इस वक्त अपेरेंटली सियासी सरगर्मियां तो चल रही हैं, मुख्तलिफ जमातें अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, अगर किसी को लगता है कि 8 फरवरी को नहीं होंगे तो वो बीवी से बात कर ले, टीवी पे बात ना करे। लेकिन अब तो जरदारी साहब ने इंटरव्यू में ये बात कर दी कि अगर 10-15 दिन आगे चले जाते हैं इंतखाबात तो कोई मसला नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने भी सेम बात उन्होंने भी दोहराई है। तो अब ये मामला किस जानिब जाता दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, मेरा ख्याल है कि 8-10 दिन की बात तो कोई बात नहीं है, और जो चीफ जस्टिस ने कहा उसी बात पर सबको कायम रहना चाहिए, और ये अपने आप अपनी तरफ से ये कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि जनाब हम तो 8-10 दिन के लिए तैयार हैं। जब कोई 8-10 दिन के लिए तैयार होता है तो अब 20-25 दिन के लिए भी तैयार होता है, फिर 5-8 महीनों के लिए भी तैयार होता है, फिर 4-5 साल के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर तो इलेक्शन के बगैर उनका मसला ही कोई नहीं है। जनाब काकड़ साहब जो वज़ीर आज़म में चला रहे हैं मुल्क को, और वो समझेंगे यार ये पर नहीं हुए तो अब आगे इनको आगे नहीं जाना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने एक गारंटर के तौर पर कहा है कि ये इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, तो 8 फरवरी को ही होने देना चाहिए और इलेक्शन उसी तरफ जाना चाहिए। और सर, एक और अहम सवाल है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल का हिस्सा होगी कि नहीं? होना चाहिए, उसे किसी सूरत में नहीं रोका जाना चाहिए। इस तरह नहीं है कि ये कभी भी सियासी लीडर जेलों में नहीं रहे हैं और इलेक्शन होते रहे हैं। ऐसे पहले भी होता रहा है, सियासी लीडर भी होते हैं और अपने इस दुनिया में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो सर, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल का हिस्सा होगी तो क्या वो बाकी जमातों को टफ टाइम? सेंट्रल पंजाब के जिलों की बात कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जनाब वो लाडला जो है वो किसी जमाने में जो लाडला था अब भी वो अवाम की दिलों में रहता है, ऐसे कोई जगह नहीं है। ये चंद लोग हैं जो हैं जिनमें फिजा बनाई हुई है सोशल मीडिया पर, उनकी वजह से ये सारा कुछ है।
कोई देखिए, ऐसी आप बात यही नहीं कहना है चाह कि- रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इतनी मकबूल जमात नहीं है, ये तो पता चलेगा जब इलेक्शन होंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2018 में NA 135 ठोकर न्याज बेग, अवान टाउन, रायबंद तहसील, रखखंबा, काहना नो, खुशहाल पार्क, जलाल पार्क, हसन टाउन, खड़क नाला, अल्लामा इकबाल टाउन, मरगज़ार कॉलोनी, ये तमाम तर इलाके जो शामिल थे वो अब हल्का कौमी असम्बली का 126 में तब्दील हो चुका है। इस हल्के में ज़्यादातर वोटर्स का ताल्लुक जो है वो खोखर बरादरी से है। और अगर 2018 के आम इंतखाबात की बात करें तो यहाँ पर मलिक करामत अली खोखर जो उम्मीदवार थे उन्होंने 64,850 वोट हासिल किए थे। लेकिन इस वक्त इस हल्के में आवाम जो है वो किसे मजबूत उम्मीदवार समझते हैं, ये सर्वे एक करवाया क्या है। तो आयशा मुनव्वर की रिपोर्ट है, आइए वो देखते हैं। मौजूद हूँ पंजाब के शहर लाहौर NA 126 में, जो 2018 में NA 135 था। यहाँ से PTI के मलिक करामत अली खोखर कामयाब हुए, जबकि नून लीग के सपोर्टर मलिक सैफुल मलूक खोखर दूसरे नंबर पर थे। आज 2024 में यहाँ क्या सूरत हाल है, किसका पलड़ा भारी और किसके लिए हालात नासाजगार हैं। आइए आवाम के पास चलते हैं और जानते हैं कि आवाम किसको सपोर्ट कर रही है। 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किसको अपना वोट देंगे? नून लीग पूरे पंजाब ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰਾਏ। 5 ਰੁਪਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਇਸ ਲਈ 45 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਤਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਪਦੇ ਤੇ ਮੀਟਰ ਨਾ ਪਟਿਆ ਜਾਏ, ਬਿੱਲ ਧਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ। 8 फरवरी को इलेक्शन है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किसको अपना वोट देंगे? किसी को नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है? रीज़न यही है, कुछ होता ही नहीं, कुछ डिलीवर ही नहीं करता। बेसिक राइट्स मिलते हैं आपको। आपने 2018 में किसको सपोर्ट किया था? 2018 से 2013 से PTI को किया था। पहले हमारे आबाद ने या बड़ों ने जो भी है PMLN को सपोर्ट किया, क्या मिला? बेसिक चीज़ें, बेसिक नीड्स हैं वो मिलती हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? क्वेश्चन मार्क है। अभी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी को वोट देंगे? मैं तरीके लबैक को, मुझे पता उन्होंने नहीं होना, लेकिन मैंने अपना वोट जो है ना वो इस्लाम के लिए देना। जो आपके हल्के के MNA हैं, MPs हैं, उन्होंने यहाँ के मसाइल हल किए? इधर जो हमारे ना ये जो हमारी गलियां बनाई ना, ये उसने तरीका बनाई है PTI वाले ने। मलिक करामत खोखर ने यहाँ पे काम करवाया है, काम करवाया। ये सारे राणा टाउन में, ये जवेरी टाउन में सारी उसने गलियां बनाई हैं, पक्की बनाई, हमें बहुत फ़ायदा हो गया। ठीक है ना। आप किसको वोट देंगे? नहीं, मैं इनके हक में नहीं, किसके हक में आप? किसी के भी हक में नहीं, मैं वोट ही नहीं देना। हम तो मायूस हो चुके हैं इनसे। नहीं चले, कोई एक तो अच्छा होगा ना। कुछ भी नहीं अच्छा, इन सब एक ही फिर है। भी अपने खर्चे कम करें, अपने खर्चे, अपने प्रोटोकॉल खत्म करें। कितनी कितनी गाड़ियाँ, कितने कितने मुलाजम। अभी 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसको अपना वोट देंगे? नून लीग को। तो 2018 में जब इलेक्शन हुए तो आपने किस पार्टी को सपोर्ट किया था? खान को दिए। उसकी हुकूमत से कुछ फायदा हुआ आपको नजर आया, या और? फायदा तो कोई नहीं है, बस कहते थे तब्दीली करनी है, तब्दीली यही की है। महंगाई हुई है, गरीबों का जीने का कोई हाल ही नहीं। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? PTI वजह? एक ऐसा लीडर है जो इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकता है। बाकी सारे आजमाए हुए हैं, चोर हैं, 15-20 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई काम नहीं किए, ना इंसान का ना गरीब आदमी का कोई एहसास नहीं है। आते हैं मुल्क लूट के लिए आप चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आवाम किसको सपोर्ट करिए? अभी जैसे 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, तो अगला वजीर आजम हमारे मुल्क का कौन हो? इंशाल्लाह होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जब नवाज शरीफ का दौर था, जब उनकी हुकूमत थी, तो इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज है। गरीब आदमी से आप पूछें तो फिर महंगाई 70 साल से है। कभी मुझे पता है पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान आ जाए, महंगाई कभी कम हुई है? हमेशा बढ़ती है। महंगाई तो बढ़ रही है, वो इशू नहीं है। महंगाई है कि लोगों तक उनको सहूलियतें पहुँचाने। ये जिस आप हल्के में करें PP 168 है, इसमें 35 से 40 साल हो गए, कोई तरक्याती काम नहीं हो चुका। ये 3 साल इस हुकूमत में। तो यहाँ पे जो MNA MPs होते हैं, वो यहाँ के मसाइल हल और लोगों के मसाइल हल नहीं करते? 35 साल से नहीं हुए, इन 3 सालों में हुए हैं। इन 3 सालों में ये सारा रोड जिस पे आप खड़ी हैं, 35 साल से रोड टूटा हुआ था। ये हाजी करामत नदीम बारिया की हुकूमत में उन्होंने इस हल्के में ये काम किए हैं। उसके बाद कब्रिस्तान का मसला इशू दिया उन्होंने। उसके बाद इन्होंने पानी, सीवरेज, ये तमाम काम उन्होंने अपने हल्के में करवाए हैं। 3 साल की हुकूमत और पाकिस्तान को 40 साल बने हुए इस मतलब इस एरिए में 40 साल से हुक्मरान बैठे हुए हैं, कभी कोई काम नहीं हुआ।
अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? नवाज शरीफ ने। आपको लगता है कि जब उसकी हुकूमत आएगी मुल्क के हालात बेहतर होंगे? हाँ बेहतर हो जाएंगे, अल्लाह करेगा हो जाएंगे। 2018 में आपने किसको वोट दिया था? उदों तो ये देते सा ਹੁਣ नहीं दे। क्यों नहीं देना? ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗਿਆ ਰੋਣਾ ਦਾ ਫਿਰਿਆ ਮੰਗਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ भी छोड़े आगे बनता ही कुछ नहीं। आवाम की राय आपने जान ली, लेकिन इसका फैसला 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन से ही पता चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार कामयाबी हासिल करता है। तो आयशा मुनव्वर की आपने रिपोर्ट देखी, वहाँ के हल्के किस जमात को सपोर्ट कर रहे थे आपने सुना। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाजरीन। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहरी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अब घर बैठे बनवाएं। पंजाब हुकूमत ने ई लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का इजरा कर दिया है। ऐप के जरिए शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे, जबकि दूसरी तरफ कम उम्र ड्राइवर्स और ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने थानों के फ्रंट डेस्क पर भी लर्निंग लाइसेंस की सहूलत का आगाज कर रखा है। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कैसर इफ्तिखार, जबकि सैयद गजनफर अली शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, SSP ट्रैफिक पुलिस हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसर, आपकी जानिब आऊँगा। पहले इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो क्रैकडाउन जारी है उसमें कितनी पेशरफ्त है और रोज़ाना की बुनियाद पर कितने अफराद हैं जो कि लाइसेंस हासिल कर रहे हैं? बिल्कुल, जब से ये जो क्रैकडाउन जारी है उसके बाद जो है वो शहरियों ने, बल्कि पूरे पंजाब भर में जो है वो जितने भी शहरी हैं उन्होंने जो लर्निंग लाइसेंस की तरफ जो है वो दोबारा जो है वो रुजू किया है और लर्निंग लाइसेंस वो हासिल कर रहे हैं। जबकि लाहौर की अगर बात की जाए तो जब से ये क्रैकडाउन जारी है तकरीबन 3 लाख से जायद यानी कि 3,26,000 जो है वो लर्नर परमिट अब तक बन चुके हैं और वो जो है अगले प्रोसेस में जा रहे हैं, साइन टेस्ट में और प्रैक्टिकल टेस्ट में। क्योंकि जो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब भर में ये जो क्रैकडाउन जारी है, जिसमें कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। तो उसके बाद जो है वो जो लर्नर परमिट थे उनकी तरफ जो रश पड़ने से जो है वो काफ़ी लोड पड़ा था, जिसके बाद जो है वो हुकूमत पंजाब ने जो है वो नए इक़दामात सामने लाए हैं और जो शहरियों को खुशखबरी दी कि आप अब जो लर्निंग परमिट के लिए जो सेंटर्स पर जाते हैं और वहाँ पे लंबी लंबी कतारों में आप खड़े रहते हैं, उसमें कतारों में खड़े रहने की बजाय आप ऑनलाइन अब लर्निंग पर जो लर्नर परमिट है वो हासिल ऑनलाइन जो लर्निंग लाइसेंस हासिल करने का अमल है, ये भी इसमें भी खासी मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि ऐसी शिकायत देखने में आई हैं कि ऐप काम नहीं कर रही या उस पर लोड बहुत ज़्यादा है सर्वर पे, इस वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो इस बारे में क्या इस मामले को एड्रेस किया गया? असल में जब ये सेंटर्स में ये इक़दाम शुरू किए गए थे लाइसेंस के हसूल के लिए, तो तब जो है वो महकमा पुलिस को, ट्रैफिक को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। तो उसके बाद हुकूमत पंजाब और IG पंजाब ने जो है वो इस पर गौर किया और गौर करने के बाद उन्होंने ठीक है कैसर, चलें आप इसी सवाल का जवाब जो है वो मैं जानेंगे। सैयद गजनफर अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये फरमाइएगा कि ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है जो कि ऑनलाइन ऐप की मदद से लर्निंग लाइसेंस जारी करने के लिए किया गया है। पहले तो ये फरमाइएगा कि रिस्पांस क्या है इस पर, और जो शिकायत इस पर आ रही थी कि ये ऐप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और कुछ लोड है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा, तो इसके अजाले के लिए क्या कुछ किया गया है? जी बहुत शुक्रिया। वाकई में ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि शुरू में इसके अंदर कुछ मुश्किलात थी और कोई भी जब नया सिस्टम लॉन्च किया जाता है तो कुछ टेक्निकल हिचेस उसमें आती हैं, लेकिन ये PITV को और पंजाब पुलिस को इसका क्रेडिट जाता है कि बहुत कम टाइम के अंदर उन्होंने न सिर्फ इस फैसिलिटी को पंजाब के 12-13 करोड़ जो आवाम है उन तक एक्सटेंड किया, बल्कि उसके अंदर ये जो कुछ टेक्निकल इश्यूज थी उनको भी बहुत तेजी से रिमूव किया है। मैं आपको बताऊं कि मैं इसी सिलसिले में जनाब IG पंजाब के हुक्म पे जो है वो मुख्तलिफ जो आउट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको विजिट करके वहाँ पे यही चीज़ देख रहा था। और जो है वो आज जैसे कि मैंने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन और कल गुजरांवाला को इसी सिलसिले में विजिट किया, तो अभी भी मैं एक थाना जो है उसके फ्रंट डेस्क के ऊपर जो है वो विजिट करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे जो नई ऐप है वो मुकम्मल तौर पे चल रही है। यहाँ पे जो है वो लर्नर लाइसेंस के असूल के लिए कुछ शहरी भी मौजूद हैं। उसके अलावा जो शहरी अपने घरों में बैठ के खुद से लॉग इन करके वो अपना ई लर्नर हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये ऐप काम कर रही है। तो इसमें काफ़ी हद तक अभी टेक्निकल इश्यूज दूर हो चुकी हैं।
शाह साहब ये फरमाइएगा कि ये तो लर्निंग लाइसेंस है, अब उसके बाद डेफिनेटली जिन्होंने रेगुलर लाइसेंस बनवाना है वो वहाँ पर जाकर टेस्ट देंगे, उसमें पास होंगे और उसके बाद उन्हें वो लाइसेंस मिलेगा। फिर उसके बाद एक और मामला है रिन्यूअल का, वहाँ पर भी जो है ऑनलाइन सिस्टम का कोई इजरा किया गया अब तक? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि ये जो दोनों हमारी, एक तो पहले ये कि ये जो DLMIS है, ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये डेटाबेस जो है वो 2013 से बिल्कुल चल रहा है और दोनों जो ऐप्स हैं उनको आपस में इंटीग्रेट किया गया है, दोनों डेटाबेसेस को इंटीग्रेट किया गया है। जब जो है वो ये एक दफ़ा लर्नर का टाइम पीरियड होता है तकरीबन 42 डेज का, वो गुजरने के बाद जब आप ड्राइविंग टेस्ट करते हैं, उसमें ई-साइन टेस्ट देते हैं या फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, तो ये इस डेटाबेस की मदद से बिल्कुल उसके अंदर रिन्यू भी किया जा सकता है। लर्नर अगर आपका एक्सपायर हो जाए, जो कि 6 माह के लिए जारी होता है, वो भी रिन्यू किया जा सकेगा। और उसके अलावा अगर आपका लाइसेंस पहले से रेगुलर बना हुआ है और वो एक्सपायर हुआ है तो वो भी जो है वो रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए जो फीस है वो भी ऑनलाइन ही सबमिट की जाती है? जी ये भी बड़ी एक सहूलत जो है इसके अंदर की गई है और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि देखें जब तक वो सिस्टम एक लिमिटेड जो उसके आउटलेट्स होते हैं, जैसे पहले सिर्फ जो लाइसेंस इश्यूइंग सेंटर थे पंजाब ट्रैफिक पुलिस के उन तक इशू थे, तो उस वक्त जो है उसकी SOPs जो थी वो डिफरेंट थी। अभी जब इसको इतना वाइड स्प्रेड एक्सटेंड किया गया कि पंजाब के तमाम 735 थानों के जो फ्रंट डेस्क हैं वो भी लर्नर इशू कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे तमाम खिदमत मराकज़ कर रहे हैं, मोबाइल जो मराकज़ हैं, हमारे जो वैन्स हैं खिदमत मरकज़ की, वो भी इशू कर रही हैं। तो इसलिए अब इसकी जो है वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए जो ऑनलाइन पेमेंट है उसका निज़ाम जो है वो किया गया, ताकि इसमें किसी तरह का ये ना हो जी कि कैश हैंडलिंग के अंदर किसी भी जगह से ये शिकायत मिले कि ओवर चार्जिंग की गई है या फिर जो है वो कोई एम्बेजलमेंट हुई है। उम्मीद करते हैं शाह साहब कि ये मामलात मजीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गजनफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फैसलाबाद में लाइसेंस सेंटर्स पर कितना रश है, इसी पर ही बात कर लेते हैं शहरोज इबाद से। शहरोज बताइएगा। लर्नर बनवाने के लिए अब आप किसी भी थाने के फ्रंट डेस्क पे जा सकते हैं और ऑनलाइन भी अब लर्नर बनाया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के बाद फैसलाबाद के जितने भी लर्नर बनवाने वाले जो सेंटर थे वहाँ पर रश जो है वो कम हो गया है। पहले ये देखा जाता था कि बहुत ज़्यादा रश था और शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश थी, लेकिन अब जो है ये सिस्टम जो है वो काफ़ी बेहतर कर दिया गया है और अब ऑनलाइन भी लर्नर बनवाए जा रहे हैं, जिसके बायस जो रश है वो कम हो गया और शहरियों ने भी इस फैसले को जो है वो खुशाइन करार दिया है। इसमें जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो भी उन्होंने भी जो है वो इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि रश जो है वो कम हुआ है, जिसके बायस अब काम जो है वो आसानी से हो रहा है और जो ऑनलाइन सिस्टम उनका जो बैठ जाता था वो भी काफ़ी बेहतर हुआ है और जो जितने भी शहरी यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें बआसानी लर्नर बना कर दिया जा रहा है। जी, फैसलाबाद के बाद बात करते हैं मुल्तान की। हारून ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। हारून बताइएगा, ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस हासिल करने के लिए ऐप का इजरा कर दिया गया, उसके बाद कितना फ़र्क पड़ा है रश पर इन लर्निंग ड्राइविंग सेंटर्स पर? जी बिल्कुल, कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ पंजाब भर की तरह मुल्तान शहर में भी सिटी ट्रैफिक इंतज़ामिया की जानिब से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, जबकि अब ज़्यादा ओवर क्राउड होने की वजह से सिटी ट्रैफिक इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर अब ऑनलाइन ऐप का भी इजरा कर दिया गया है। सिटी ट्रैफिक इंतज़ामिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। लोड को ज़्यादा देखते हुए लोड ज़्यादा बढ़ गया था हर सेंटर पर, हर खिदमत सेंटर पर। इस तरह पब्लिक से है, अब तो ऑनलाइन है, हर बंदा खुद भी कर सकता है। मोबाइल से आप लोग खुद भी अपना लर्नर खुद सबमिट कर सकते हैं। ओवर क्राउड होने के सबब सिटी ट्रैफिक इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर ऑनलाइन ऐप का भी इजरा कर दिया गया और ऐसे में तर्जुमान सिटी ट्रैफिक का यही कहना है कि बढ़ते हुए रश के सबब ही ऑनलाइन ऐप का इजरा यकीनी बनाया गया है, ताकि तमाम तर शहरी बआसानी अपने लाइसेंस का हसूल यकीनी बना सकें। जी, तो अवाम का क्या कहना है और इस ऐप के हवाले से अवाम की क्या राय है, आइए वो सुन लेते हैं। लर्निंग यहीं पे बन जाता है और बहुत शॉर्ट टाइम में, पहले इरिटेट होते थे बट अब बहुत मसला सॉल्व कर दिया उन्होंने, मतलब हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अभी काफ़ी सहूलत है कि इजीली हो जाता है, लर्नर भी इजीली बन जाता है, बाइक वगैरह की बाकी इनका जो स्टाफ है वो भी ठीक है। पहले काफ़ी रश होता था तो काफ़ी मुश्किल होती थी बनवाने में, अब ऑनलाइन कर दिया इन्होंने, बेहतर हो गया है पहले से निज़ाम माशाल्लाह। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। तो नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको एक अफसोसनाक खबर देते हैं कि एबटाबाद में कमरे में हीटर की गैस लीक होने की वजह से दम घुटकर मां और 4 बच्चे दम तोड़ गए। वाकया गुज़श्ता रात एबटाबाद में नवा शहर में पेश आया, जहां एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जान की बाजी हार गए।
मियां बीवी और उनके बच्चे रात को कमरे में हीटर जलाकर सो गए और रात को हीटर तो बंद ना हुआ, गैस बंद हो गई। जब गैस आई तो कमरे में गैस भरने से मां और चारों बच्चे जान की बाजी हार गए, जबकि अब बच्चों का बाप बेहोश हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी वाक़े के हवाले से मज़ीद तफसीलात भी हम जानेंगे। आपको बताएं कि एबटाबाद का ये वाक़या है जहाँ पर दम घुटने की वजह से 4 बच्चे और माँ दम तोड़ गए। ये गुज़िश्ता रात एबटाबाद में वाक़या पेश आया है, जहाँ एक ही ख़ानदान के 5 अफराद से हाथ धो बैठे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदाफिज।